हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 10 स्टडी कर रहे थे फोर्स इन फ्रिक्शन। आज का टॉपिक है फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, क्या कारण होता है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शनल फोर्स है वो कोज होता था ड्यू टू अपोजिशन बाय द इररेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट्स। जो दो सरफेसेस होती हैं, एक ये वाली जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है और एक ऑब्जेक्ट की सरफेस, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो इररेगुलरिटीज होती थी उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स होता था। जो ये जो इररेगुलरिटी है इंटरलूक कर देती है एक दूसरे को विद ईच अदर एंड अपोज द मोशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये जो इररेगुलरिटीज है ये इंटरलूक कर देगी एक दूसरे के मोशंस को। जब हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शनल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके वो इंटरलॉक हो जाती है। अगर सरफेस है जो कांटेक्ट इज रफ तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जो ये वाली सरफेस है अगर ये रफ होती है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर ये स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा। जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है दो टाइप ऑफ मटेरियल के जो कांटेक्ट में आ रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें हम किसी ऑब्जेक्ट पर। जब हम फोर्स लगाते हैं, ये क्या कह रहे हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा हमेशा टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। लेकिन जब अगर इस पर कोई फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। टाइप्स देखिए अगर फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये रेस्ट पर है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है इस पे, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगेगा। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करें, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, वो मूव नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है जो दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है और जो इररेगुलरिटीज है दोनों की सरफेस के बीच में वो मोशन को अपोजिशन करेंगे। तो जो दिस इक्वलाइजिंग अपोजिशन फोर्स, ठीक है, एक इस तरफ लग रहा है एक इस तरफ लग रहा है, तो ये दोनों को इक्वलाइज कर रहा है फोर्स। जो इक्वलाइजिंग फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स एंड प्रिवेंटिंग मोशन, और मोशन नहीं होने दे रहा, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम ज्यादा कर दें, इंक्रीज कर दें, तो एक पॉइंट आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। तो जब इस फोर्स को हम और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो एक टाइम आएगा ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है वो एबल कर पाएगा, एबल टू ओवरकम द अपोजिशन कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग। तो वो क्या कर लेगा, ओवरकम कर लेगा जो ये काइनेटिक फोर्स लग रहा है। सॉरी, काइनेटिक अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम कर लेता है और ऑब्जेक्ट को मूव करवा देता है। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया हमने दो सरफेसेस के बीच में, बियॉन्ड विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, जिससे ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए ओवर द अदर सरफेस, उसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंटिन्यू करता रहता है अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, हाउएवर इट इज नॉट ग्रेटर देन एक्सटर्नली, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उससे बड़ा नहीं है। इसीलिए जो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो टाइप होते हैं, फर्स्ट है स्लाइडिंग एंड सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक्ट करता है दो फ्लैट सरफेसेस के बीच में। ये एक सरफेस और ये भी फ्लैट सरफेस, ठीक है, इन दो के बीच में काम करता है। जो जब ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराते हैं एक दूसरी सरफेस के ऊपर, तो जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है वो ज्यादा आ रही है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगा।
फिर अगर हम रोलिंग की बात करें, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है दो सरफेसेस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट रोल करता है एक सरफेस, जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर, जैसे ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, यहाँ पर सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो आएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो कम हो जाएगा, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा। इसीलिए बोला गया है जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसी वजह से ऑब्जेक्ट को रोल करना आसान होता है देन टू स्लाइड देम। और यही रीजन है कि जो व्हील्स है वो इन्वेंट हुए थे फ्रिक्शन को कम करने के लिए। जो पहिए होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए। आजकल आपने देखी होगी ट्रॉलीज और स्कूल बैग्स में भी व्हील्स होते हैं, ठीक है, तो कि वो फ्रिक्शन को कम कर सके और ज़्यादा हमें पुश ना करना पड़े। सो ये था फ्रिक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हम जो ग्राउंड पर वॉक कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं या नेल को फिक्स कर सकते हैं बॉल पर हैमर के हेल्प से, ये सारे के सारे किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम फ्लोर पर स्लिप कर जाते जब हम चलते, या हम कुछ भी पेंसिल पेन कुछ भी पकड़ने के एबल नहीं हो पाते, या जो नेल है वो बॉल पर फिक्स हम नहीं कर पाते। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मशीन्स होती हैं जिनमें गियर्स होते हैं, पुलीज होती हैं, रोलर्स होते हैं, उनमें फ्रिक्शन ही है जो काम करता है। फ्रिक्शन के बिना मशीन का एक पार्ट का जो मतलब कर नहीं पाएगा, दूसरे जो अनदर पार्ट को मूव नहीं करा पाएगा। जो व्हीकल्स में ब्रेक होते हैं वो भी फ्रिक्शन पर ही काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या इतने एडवांटेजेस हैं, तो क्या फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं? तो ऑफकोर्स जो सारी की सारी मशीन्स है वो फ्रिक्शन पर काम करती हैं। फ्रिक्शन की वजह से मशीन क्या हो जाती है, मशीन के जो पार्ट होते हैं वो जल्दी से हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और एनर्जी लूज कर देते हैं। इससे जो एफिशिएंसी है मशीन्स की वो कम हो जाती है। फ्रिक्शन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट वेयर एंड टेयर इन द मशीन पार्ट्स। फ्रिक्शन की वजह से कटफट भी जाता है मशीन पार्ट्स में, उनको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करना पड़ता है हमें ताकि वो स्मूथली काम करें। जो व्हीकल्स एंड टायर्स के उनमें ग्रूव्स होती है ताकि बेटर ग्रिप प्रोवाइड कर सके रोड पर, लेकिन जब वो फट जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, तो टायर्स में क्या होता है तो भी उनको रिप्लेस करवाना पड़ता है। फ्रिक्शन के दोनों हैं, एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है, मतलब एक ज़रूरी दुश्मन है हमारे लिए, जो हमारी हेल्प भी करता है और उसके डिसएडवांटेजेस भी है। उसके बाद है मेथड्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। हम क्या कर सकते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए? फ्रिक्शन को हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन के बिना काम नहीं चलेगा, तो हम उसको कम कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, इनको मूविंग पार्ट्स के बीच में हम, जो मशीनरी के मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच में हम लगा सकते हैं। सेकंड टाइप इज फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं दो सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं उनको स्मूथ बनाकर। स्मूथनिंग से रिड्यूस होती है रफनेस और रिड्यूस होगा इंटरलॉक बिटवीन द इरेगुलरिटीज, तो इसलिए हम फ्रिक्शन को भी हम कम कर सकते हैं। अगर मशीन्स में रोटेटिंग पार्ट्स हैं, घूमने वाले पार्ट्स हैं, तो उनको कनेक्ट किया जा सकता है बॉल बियरिंग से। आपकी फिगर 10.18 में दिया हुआ है बॉल बियरिंग, और आपने ये देखा भी होगा घरों में। बॉल बियरिंग फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करेगी क्योंकि जो रिलेटिव मोशन है दो सरफेसेस का बीच में, वो स्लाइड करेगा एक दूसरे के साथ और कन्वर्ट करेगा रोलिंग मोशन तक। इससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा दो सरफेसेस के बीच में, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा। फिर एक लास्ट मेथड जो बच गया वो है एयर रेजिस्टेंस। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी लिक्विड स्ट्रीमिंग में, तो मूव इन लिक्विड इज स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जब किसी लिक्विड में कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, तो उसकी शेप को हम क्या कर देते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग कर देते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग है कि ऑब्जेक्ट को ऐसा शेप दे देंगे ताकि वो जो कम रेजिस्टेंस में प्रेजेंट हो, मतलब रेजिस्टेंस ड्रैग फोर्स जब मूव कर रहा हो एयर में या लिक्विड में, और जिससे क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है फ्लूइड, एयर या लिक्विड मोशन के अगेंस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको बोला जाता है ड्रैग फोर्स। तो आप फर्स्ट सबसे पहले एरोफॉइल, ये एयरक्राफ्ट विंग का शेप है जो मिनिमाइज करता है ड्रैग को। आपके बुक में फिगर्स दे रखे हैं। सेकंड स्फीयर, जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बेसबॉल का, उनमें मीडियम अमाउंट ऑफ ड्रैग फील होता है। और अगर स्क्वायर की बात करें, जिनके फ्लैट एजेस होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रैग होती है। सो उसके बाद है मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। वो तो हमने मिनिमाइज किया, कम किया। हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को? कई बार जरूरी हो जाता है कि जो फ्रिक्शन है दो सरफेसेस के बीच में, उसको इंक्रीज करना। तो कुछ तरीके हैं। सबसे पहला है इंक्रीजिंग द रफनेस। हमने जब मिनिमाइज कर रहे थे फ्रिक्शन को, हमने बोला सरफेस को स्मूथ कर देते हैं, तो ये तो कम करने के लिए था। अगर हमें ज्यादा करना है तो सरफेसेस को हम क्या बना देते हैं, रफ कर देंगे। तो सरफेस रफ हो जाएगी, इससे जो दो सरफेस की इरेगुलरिटीज है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड है इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के वेट को बढ़ा देते हैं। वो अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट फर्दर प्रेस करेगा डाउन इनटू द सरफेस, सरफेस पर ज़्यादा प्रेस करेगा, इससे इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाएंगी ज़्यादा और ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर, और ये लास्ट टॉपिक था मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अपनी जो एक्सरसाइज है उसको फाइंड आउट कर